नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर। अर्थात अब आपको मिलेगा इसी पते पर, यानी मनी 9 पर। बात वही होगी, मर्म वही होगा और तेवर भी वैसे ही होंगे, लेकिन अर्थात अब और खास होगा, क्योंकि अब आप इसे सुनेंगे भी, पढ़ेंगे भी और बहुत जल्द देखेंगे भी। तो चलिए तत्काल शुरू करते हैं इस हफ्ते का अर्थात आरोग्य का वही खाता। यह मौसम भी वही खातों का है। दिवाली पर घरों में मां लक्ष्मी की पूजा होती है और व्यवसायी अपने वही खातों की पूजा करते हैं। लेकिन ये वही खातों की बात अर्थात में क्यों हो रही है? ये अर्थात कौन से वही खातों की बात करता है? ये सुनने के लिए, समझने के लिए चलते हैं सीधे अंशुमान जी के पास। अंशुमान तिवारी जी का स्वागत है सर आपका इस रेडियो मनी के अर्थात में। ये किस वही खाते की बात कर रहे हैं आप इस अर्थात में? धन्यवाद शुभम। अर्थात के दर्शकों पाठकों का इस रेडियो संस्करण में स्वागत है। हम जिस बही खाते की बात कर रहे हैं वो बही खाता आरोग्य का बही खाता है। और कोविड के बाद, महामारियों के बाद दुनिया भर के लोग अपनी सरकारों को इसी बही खाते से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे इस बही खाते से नहीं कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की कि टैक्स कितना दिया जाता है और सरकारें कितना खर्च करती हैं। वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारों ने उनके आरोग्य का बही खाता पिछले 1 साल में कितना ठीक किया है कोविड की महामारी से सबक लेकर। तो क्या ये माना जाए कि जो बीमारियां हैं वो तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है? बीमारियां तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। और अब इसके साथ कुछ सवाल उठ रहे हैं लोगों के जहन में, और वो सवाल कुछ इस तरह पूछे जा रहे हैं। अगर हम उन सवालों का भारतीयकरण करें, उन्हें भारत के संदर्भ में पूछें, तो एक सवाल हो सकता है कि भारत सरकार हर साल प्रतिरक्षा पर कितना खर्च करती है। थोड़ी सी गूगल की मदद हमें बता देगी कि जीडीपी के अनुपात में 2.1% है। तत्काल एक सवाल और पूछा जा सकता है, और जो पूछा जाना चाहिए वो ये कि भारत सरकार स्वास्थ्य पर कितना पैसा खर्च करती है। जीडीपी के अनुपात में वो केवल 1.1% है। आप कहेंगे कि ये कैसी तुलना है, ये कुछ विचारोत्तेजक तुलना है। लेकिन महामारी के बाद दुनिया के लोग ऐसे ही खौलते हुए हिसाब कर रहे हैं। और यदि हमें कोरोना महामारी के महाश्मशान याद हैं, होंगे ही, हम भूले नहीं होंगे हमारी छवियों से महामारियों की स्मृतियां नहीं जाती, तो हमें इन सबसे बड़ी उलझनों का मर्म समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा आपने बोला कि क्योंकि जो बीमारियां हैं वो दरअसल हमारी तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है, तो ये और ज़रूरी हो जाता है कि सरकारें दरअसल स्वास्थ्य की का जो बुनियादी ढांचा है, उनकी जो सेवाएं हैं, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है समझनी सर, या यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि स्वास्थ्य का आर्थिक तरक्की से, देश की तरक्की से आखिर रिश्ता क्या है? कोविड ने हमें बहुत कायदे से समझाया कि किसी देश की आर्थिक प्रगति का सीधा रिश्ता, यानी जिस हम जीडीपी की बात करते हैं, उसका सीधा रिश्ता लोगों के स्वास्थ्य से होता है। दरअसल अभी तक सरकारों ने हमें ये सोचने ही नहीं दिया कि लोगों की सेहत या स्वास्थ्य सुविधाएं विशुद्ध रूप से एक आर्थिक संसाधन है। जब कोविड के बाद पूरी दुनिया में मृत्यु के आंकड़े सामने आए, अर्थव्यवस्थाएं बंद हुई, लॉकडाउन लगे, उसके बाद हमें समझ में आया कि स्वास्थ्य सुविधाओं का अर्थव्यवस्था पर, या स्वास्थ्य सुविधाएं खराब होने का या कमजोर होने का अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ता है। बिल्कुल। अगर आगे आप लिखते हैं अर्थात में अपने कि इतिहास से क्या सीखा। पहले विश्व युद्ध, स्पेनिश फ्लू से लेकर दूसरी बड़ी लड़ाई तक दुनिया में औसत आयु करीब 42 वर्ष थी। ये बात बिल्कुल सही है कि 20वीं शताब्दी में ही हमने सबसे ज्यादा आविष्कार होते देखे। तो क्या आपको लगता है कि ये जो 20वीं शताब्दी के आविष्कार थे, इनका सीधा कहीं ना कहीं कोई रिश्ता स्वास्थ्य से भी था? हाँ, इतिहास से हमने ये सीखा, और इस इतिहास को पढ़ने की समझ हमको कोविड ने दी। इतिहास के ये आंकड़े, ये तथ्य तो हमारे पास पहले से मौजूद थे, पर कोविड में दुनिया में शहर के शहर जब महाश्मशान बने, तब ये समझने की कोशिश की गई कि आखिर इतिहास हमें ये बताता है कि बेहतर जिंदगी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देकर लोगों की औसत आयु बढ़ाकर आर्थिक उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है। जिस चीज का जिक्र आपने किया कि पहले विश्व युद्ध में स्पेनिश फ्लू से लेकर दूसरे विश्व युद्ध तक दुनिया में औसत आयु
42 साल थी। 20वीं सदी में जो दवाएं आई, एंटीबायोटिक्स आए और उनके बाद जीवन की प्रत्याशा या औसत आयु 42 से बढ़कर 75 हो गई। 1900 से 2000 के बीच दुनिया की आबादी 1.6 अरब से बढ़कर 7.5 अरब हो गई। आबादी को लेकर हमारी जो बहसें हैं वे ये नहीं पकड़ पाती, बढ़ी हुई आबादी को लेकर, कि इस बढ़ी हुई आबादी ने ही हमें आज वो दुनिया दी है जिस दुनिया में हम रह रहे हैं। इस आबादी में स्वस्थ लोगों की आबादी काफ़ी बड़ी थी, युवाओं की आबादी काफ़ी बड़ी थी। इन्होंने दुनिया के श्रम बाजार का चेहरा बदल दिया, उत्पादकताएं बढ़ी, नई मांग पैदा हुई और मानव संसाधन नाम की एक व्यवस्था या ह्यूमन रिसोर्स नाम की एक व्यवस्था आई, जिसे बिल्कुल नया अर्थ मिला मनुष्य होने का और मानव संसाधन होने का। 20वीं सदी में ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है, 20वीं सदी में विकसित अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर का 1/3 हिस्सा अच्छी सेहत से आया है। यानी 20वीं सदी में जितने भी विकसित देश हैं जिनको हम द्वितीय विश्व युद्ध के पहले खराब स्थिति में देखते थे, वो जहां तक आए हैं उनमें अच्छी सेहत का हिस्सा उनकी अर्थव्यवस्था की विकास दर में करीब 1/3 है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक अध्ययन है 2001 का, सुचिता अरोरा का, जो आंकड़ों के साथ और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ ये सिद्ध करता है कि स्वास्थ्य का किसी भी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में या उसके जीडीपी में लगभग उतना ही योगदान है जितना शिक्षा का है। हम अभी तक ये मानते रहते थे कि जिस देश में शिक्षा की व्यवस्थाएं अच्छी हैं, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, स्कूल कॉलेजेस अच्छे हैं, वो देश विकास के पथ पर ज़्यादा आगे दौड़ते हैं। पर अब ये अध्ययन बताते हैं कि जिन देशों में अस्पताल अच्छे हैं, जिन देशों में लोगों की सेहत अच्छी है, जिन देशों के लोग बीमारियों के कारण अपना उत्पादक समय बर्बाद नहीं करते हैं, वो देश प्रगति के पथ पर आगे जाते हैं। बिल्कुल, शायद इसीलिए आप आगे लिखते हैं कि बीमारियां तरक्की और समृद्धि को खा जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम स्वस्थ होंगे तो निश्चित तौर पर, अगर हम आसान भाषा में भी इसको समझें, तो जब हम स्वस्थ होंगे, जब हमारी आयु लंबी होगी तो हम लंबे समय तक काम कर पाएंगे। और अगर हम छोटी सी भी किसी एक्टिविटी में जुड़े होते हैं, कोई छोटा सा भी काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम देश की आर्थिक विकास दर यानी कि जीडीपी को बढ़ावा दे रहे होते हैं। कुछ आंकड़ों से अगर सर इस पूरी बात को समझाया जा सके या समझा जा सके, तो वो महत्वपूर्ण आंकड़े कौन से होंगे? बीमारियां तरक्की और समृद्धि को खा जाती हैं, ये बात हम अपने प्रत्यक्ष अनुभव से समझ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, उसकी उत्पादकता घटती है, वो नौकरी से छुट्टी लेता है, और अगर वो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है तो उतने दिन का उसे नुकसान होता है। पर इसे जब आंकड़ों में पकड़ने की कोशिश की गई, मैकिन्जी का एक अध्ययन हमारे सामने है जो ये बताता है कि 2017 के दौरान बीमारियों में और चिकित्सा की कमी से 1.7 करोड़ लोगों की असामयिक मृत्यु हुई। यानी उन्हें दवा और इलाज न मिलने के कारण उन्हें मौत का शिकार होना पड़ा, और इससे ग्लोबल जीडीपी को 12 खरब डॉलर का नुकसान हुआ। अगर आंकड़े में समझें तो ये विश्व के जीडीपी का 15% है। यानी 12 खरब डॉलर केवल चिकित्सा सुविधाएं और दवाएं न मिलने के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं ने गंवाए हैं। और इसलिए कोविड के बाद पूरी दुनिया सेहत को नई करेंसी मान रही है, हेल्थ को नई मुद्रा मान रही है और अर्थव्यवस्था का नया आधार मान रही है। बिल्कुल, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि मौत तो केवल एक ही है, उसके बाद तो जो हैं ये आंकड़े हैं। ये आंकड़े कितने बड़े लग रहे हैं। अर्थात में जो अंशुमान जी ने लिखे हैं कि 1.7 करोड़ लोगों की असामयिक मौत हो गई। आपने जैसा बात कही कि ये सेहत की करेंसी है, या अब जो दुनिया निवेश कर रही है वो स्वास्थ्य में करेगी, तो आपको लगता है कि और ऐसी कौन सी जगहें हैं और ऐसे कौन से मद हैं, दरअसल अगर हम वही खातों की बात करें, कि सरकारें जहां से खर्च कम कर या सिकोड़ कर स्वास्थ्य में बढ़ा रही हैं? अंतर्राष्ट्रीय तजुर्बे क्या कहते हैं और भारत इसकी तैयारी किस तरह कर सकता है? दुनिया में समृद्धि के बिल्कुल नए पैमाने बनने शुरू हुए हैं कोविड के बाद, और वो नए पैमाने इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि दुनिया में जिन देशों का स्वास्थ्य ढांचा ज़्यादा दुरुस्त है, वहाँ कंपनियां ज़्यादा निवेश करेंगी, वहाँ की आबादी के स्किल पर और क्षमताओं पर ज़्यादा दांव लगाए जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तरफ कोविड और महामारी थी, दूसरी तरफ दुनिया में बुढ़ापा बढ़ रहा है। एक बड़ी आबादी विश्व की एजिंग की तरफ चली गई है, कई सारे देश एजिंग की तरफ चले गए हैं, भारत में भी एजिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ऐसी स्थिति में जो लक्ष्य है अर्थव्यवस्थाओं का वो ये है कि मौजूदा श्रमिकों को और बेहतर और दक्ष किया जाए ताकि उनकी उत्पादकता बढ़ाई जा सके।
और इसलिए दुनिया के देश स्वास्थ्य सेवाओं को सड़क, बिजली और दूरसंचार की तर्ज पर विकसित करना चाहते हैं, जो हमने अभी तक नहीं देखा था। अभी तक हम मानते थे कि बिजली, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से ही देश विकसित होता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आबादी का जो डेमोग्राफी का जो पैटर्न बदल रहा है, बुजुर्ग और ग्रेइंग बढ़ रही है, उसे का सामना करने के लिए लोगों की औसत कार्यशील आयु में 10 साल की बढ़ोतरी करना जरूरी है। यानी अगर उनकी औसत कार्यशील आयु 55 साल की है तो उसे बढ़ाकर 65 साल किया जाए, यानी 65 साल का व्यक्ति 55 साल के व्यक्ति के बराबर कार्य कर सके। और ये एनालिसिस, ये डेटा ये बताता है कि अगर स्वास्थ्य में नई तकनीकें लाई जाएं, बेहतर प्राथमिक उपचार दिया जाए, साफ पानी दिया जाए, समय पर सामान्य इलाज दे दिया जाए, सिविल सामान्य इलाज दे दिया जाए, तो बहुत बड़ी आबादी की सेहत कम से कम 40% तक बेहतर की जा सकती है। आंकड़े जो बड़े बताते हैं हमें, वो ये बताते हैं कि यदि स्वास्थ्य पर प्रति $100 अतिरिक्त खर्च किए जाएं, यदि प्रति $100 अतिरिक्त खर्च किए जाएं, तो लोगों के जीवन में एक स्वस्थ वर्ष बढ़ाया जा सकता है। यानी उनको एक हेल्दी ईयर मिल सकता है और स्वास्थ्य सुविधाएं संभाल कर 2040 तक दुनिया के जीडीपी में करीब $12 ट्रिलियन जोड़े जा सकते हैं, जो ग्लोबल जीडीपी का 8% होगा। यानी हर साल लगभग 0.4% की बढ़ोतरी। यह अध्ययन मैकिन्जी ने कोविड के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को सेहत की रोशनी में देखकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। $12 ट्रिलियन। यह आंकड़ा आप समझिए इतना बड़ा है कि 4 भारत की जीडीपी 4 बार जोड़ दें तब इतना आएगा। तो अगर हम स्वस्थ रहकर इतनी जीडीपी बढ़ा सकते हैं, इतनी आर्थिक समृद्धि पा सकते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि भारत के भविष्य की राह सेहत सुविधाओं की मंजिलों से ही तय होगी, तो भारत में ये आरोग्य का वही खाता लिखा कैसे जाए? क्या ऐसा किया जाए कि भारत में भी लोग स्वस्थ हों, भारत भी तरक्की करे? वही खाता लिखने के तरीके क्या हों? भारत को ये बही खाता, भारत को अपने स्वास्थ्य सेवाओं का, अर्थव्यवस्था के बही खाते को नए सिरे से लिखना जरूरी है। और इस दिवाली के मौके पर हमें इस बही खाते की समझ सरकारों के भीतर और लोगों के भीतर पैदा करना भी जरूरी है। हमें ध्यान देना होगा कि भारत की नई गरीबी बीमारी से निकल रही है। कोविड के कारण इलाज के खर्च ने, या घर में उत्पादक जो व्यक्ति ब्रेड विनर था, जो घर में वेतन लेकर आता था, उसकी मृत्यु, उसकी बीमारी से एक बड़ी आबादी को गरीबी की रेखा से नीचे धकेल दिया, या उनके खर्च सीमित हो गए। भारत में स्वास्थ्य पर खर्च पिछले 1 साल में इतनी तेजी से बढ़ा है लोगों के परिवारों का, और जबकि उनकी वेतन और आय घटी है और महंगाई बढ़ी है। और इसलिए पूरी दुनिया के देश यूनिवर्सल हेल्थ केयर पर बहस करना शुरू कर चुके हैं। यानी आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले यूनिवर्सल बेसिक इनकम चर्चा में थी, लेकिन कोविड के बाद अब यूनिवर्सल हेल्थ केयर चर्चा में है। यूरोप से लेकर इथियोपिया तक सरकारें समग्र स्वास्थ्य सेवाएं अपने खर्चे पर देने की तरफ बढ़ रही हैं। निजी और सरकारी सेवाओं को आपस में जोड़ा जा रहा है, बीमा उसमें शामिल किया जा रहा है, जैसा कि हम भारत में आयुष्मान भारत के तौर पर टर्शरी हेल्थ केयर के लिए एक प्रयोग देख रहे हैं, और कैश ट्रांसफर जैसे प्रयोग किए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी सरकारों को समझ में आ रहा है कि अगर लोग ही बीमार होंगे, लोग ही छोटी छोटी बीमारियों से उत्पादकता या श्रम बाजार से बाहर चले जाएंगे। नए अध्ययन जो आ रहे हैं उसमें जो लोग टेम्परेरी लेबर मार्केट से बाहर जाते हैं बीमारी के कारण, वो बहुत तरीके की आर्थिक समस्याएं पैदा करते हैं और उत्पादकता में कमी पैदा करते हैं और मूल्य बढ़ने का या महंगाई की वजह बनते हैं। लेकिन यहाँ भारत में परिस्थिति थोड़ी सी अलग है। मार्च 2021 में संसद को बताया गया था कि स्वास्थ्य पर सरकार का प्रति व्यक्ति खर्च 1418 रुपए है केवल। अमेरिका में 4 लाख रुपए है, यूके में 2.6 लाख रुपए है। भारत और उसमें भी विश्व बैंक का मानना यह है कि भारत में कुल खर्च में सरकार का हिस्सा केवल 27% है। 72% खर्च हमारी आपकी सेहत और दवाओं पर हम अपने पॉकेट से करते हैं, जिसको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस कहते हैं। हमारे जेब से निकलने वाला जो खर्च है उसमें जाता है। यानी OECD का एक आकलन है, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं का आकलन है, भारत में अगर आप अपनी जेब से और सरकार का खर्च मिला लें तो जीडीपी के अनुपात में हेल्थ का एक्सपेंडिचर 3.6% हो जाता है, 3.6% हो जाता है, जबकि केवल सरकारी खाते में अगर हम देखें तो ये केवल 1.5% है। यानी भारत के लोग अपनी जेब से उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं जितना सरकार सेहत पर खर्च कर रही है। सरकार को
अगर सबको सरकारी स्वास्थ्य सेवा देनी है तो उसके लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, शंकर पिरिंजा और कुछ अन्य विशेषज्ञों का जो अध्ययन है वह बताता है कि भारत को प्रति व्यक्ति कम से कम 1700 से 2000 रुपए के आसपास का खर्च करना होगा। स्वास्थ्य पर जीडीपी पर का लगभग 4 से 5% खर्च करना होगा, जो 2021 में केवल 1.26% है, यानी लगभग 3 गुना तक का पैसा प्रति व्यक्ति भारत में जीडीपी के अनुपात में खर्च करना पड़ेगा। हम यहाँ एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो हम जो बात कर रहे थे वो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में पूरी दुनिया की इकोनॉमी की बात कर रहे थे, पर भारत के लिए आरोग्य के बही खाते का मतलब क्या है, भारत के लिए नई लक्ष्मी पूजा का मतलब क्या है, कोविड के बाद, कोरोना के बाद हमें किस लक्ष्मी की ज़रूरत है, हमें जिस आरोग्य लक्ष्मी की ज़रूरत है उसका एक आंकड़ा हमें मैकिन्जी ने दिया है, जिसने पूरी दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर सेहत की खराबी से या बीमारी से पड़ने वाले असर का आकलन किया है। उसके हिसाब से ये मैकिन्जी ने बताया है कि यदि भारत में स्वास्थ्य पर प्रति $1 का अतिरिक्त निवेश किया जाए, केवल $1 का अतिरिक्त निवेश किया जाए, तो इस पर $4 का इकोनॉमिक रिटर्न आ सकता है। यानी अगर भारत की सरकारें स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने पर, अस्पताल बनाने पर, दवाएं सस्ती करने पर $1 लगाएं तो इकोनॉमी को $4 का रिटर्न मिलेगा, और इसके जरिए भारत में प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में 24 स्वस्थ दिन बढ़ाए जा सकते हैं। यानी लगभग 1 महीना सिर्फ सेहत की सुविधाएं बेहतर करके, उसे समय पर इलाज देकर, बाकी सुविधाएं और स्वच्छताएं बढ़ाकर उसकी उत्पादक कार्य अवधि में 24 दिन बढ़ाए जा सकते हैं, और 2040 तक भारत अपने जीडीपी में $598 अरब जोड़ सकता है, जो कोविड से पहले के जीडीपी का लगभग 6% होगा। यानी 1930 की महामंदी के बाद दुनिया ये जान गई थी कि उसे अपनी समस्याओं के हल तलाशने होंगे, और जहां जो सबसे बड़े हल समस्याओं के तलाशे गए उसमें दवाएं, एंटीबायोटिक्स, नई तरीके की तकनीकी आई थी। अब कोविड के बाद भारत को भी अपनी समस्याओं के हल नए सिरे से तलाशने होंगे। हमें एहसास सरकारों को एहसास कराते रहना होगा कि वो जहां निवेश कर रही हैं उस निवेश का लाभ हमें हमारी सुविधाओं के तौर पर कितना मिल रहा है। हमारा भविष्य इस सवाल के जवाब पर निर्भर होगा कि क्या भारत बूढ़ा होने से पहले आर्थिक रूप से समृद्ध या अमीर हो भी पाएगा या नहीं। बिल्कुल। तो अब ये माना जाए या ना माना जाए कि इस सवाल का जवाब हमें ढूंढना होगा कि जब वही खाते नए ढंग से सरकारें लिखेंगी, तब हम इस बात की केवल एक अभिलाषा रख सकते हैं कि भारत बूढ़ा होने से पहले समृद्ध हो सकेगा। ये पहला अर्थात का शो था जो आपने मनी 9 रेडियो पर सुना है। और क्या क्या खास है सर, अगर आप बता पाए तो? आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ, अर्थात कई सारे नए प्रयोगों के साथ आपके सामने आएगा, और भी बहुत कुछ ऐसा ज़रूरी जो आपके लिए ज़रूरी है जानना, आपकी वित्तीय सुरक्षा के लिए, आपकी वित्तीय आज़ादी के लिए। हम बहुत कुछ नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं जल्द ही इसी पते पर। शुक्रिया।